कि टीडीएस पे दो वे पे आपका काम होगा। एक पहला होगा टीडीएस फॉर सैलरी और दूसरा होगा टीडीएस फॉर नॉन सैलरी। टीडीएस फॉर नॉन सैलरी के ऊपर कौन कौन सा आपका रेट दिया हुआ है और इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस के ऊपर आपको टीडीएस का डिडक्शन करना होता है। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो टीडीएस रेट से है और बिल्कुल ही अपडेटेड मैं आज आपको बताऊंगा कि कहाँ पर इसका थ्रेशोल्ड क्या होगा, इसका लिमिट क्या होगा और क्या इस पे रेट आपका अप्लाई होने वाला है और आप किसी भी बिल के अगेंस्ट में कौन से एक्सपेंस को कौन से टीडीएस के रेट में आपको अप्लाई करना है, ये आज आप इस सेशन में पूरा सीख जाएंगे। ठीक है, तो बिना हम लोग इधर उधर किए सीधा हम लोग चलते हैं सीधा अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो सबसे पहला सेक्शन है आपका 192 जो कि यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका कोई रेट नहीं है, इसका आप जो टीडीएस का डिडक्शन करेंगे वो इनकम टैक्स स्लैब के ऊपर। और आपको पता है कि इनकम टैक्स का आपका दो स्लैब है फॉर सैलरी, राइट ना। एक आपका है ओल्ड और दूसरा है आपका न्यू। यहाँ पे आपका जो सेक्शन है ये 192A का है। ये क्या बोलता है, किसके बारे में ये बात करता है? ये बात करता है प्री मैच्योर विथड्रॉवल फ्रॉम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। आपको मालूम है कि आप किसी भी कंपनी में अगर काम करते हैं, अगर वहां पर आपका पीएफ का अकाउंट ओपन है, ऑफ कोर्स आपका पीएफ का डिडक्शन होता होगा। तो यहाँ पे सरकार ने क्या ये रूल लाया है कि देखो भाई, अगर आप ये पूरे साल का ये लिमिट याद रखिएगा, यहाँ पर जो भी चीज मैं बताऊंगा ये पूरे साल के लिए अप्लाई होगा। तो आप विद इन फाइनेंशियल ईयर अगर आप अपने पीएफ के अकाउंट से कितना भाई 50,000, इसका लिमिट कितना है 50,000। जैसे ही आप 50,000 के थ्रेशोल्ड को टच करेंगे यानी कि पैसे को विथड्रॉ करते हैं, तो जो कि ईपीएफओ यानी कि जो पीएफ की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके विथड्रॉवल पर 10% का टीडीएस का डिडक्शन कर लेगी। इसका माने कि अगर मान के चलो कि अगर आपने 60,000 का अगर आप विथड्रॉवल करते हो तो वो क्या करेगा, वो आपका 6,000 का टीडीएस का डिडक्शन कर लेगा। अब जल्दी से हम लोग और आगे बढ़ते हैं। एक सेक्शन है 193। ये जो सेक्शन है ये किसके बारे में बात करता है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आज के तारीख में आपको पता है कि हम लोग ढूंढते रहते हैं मार्केट प्लान के कहां पर हमें पैसे को इन्वेस्ट करना है, राइट। तो उसी तरीके से क्या होता है कि सरकार भी वो ढूंढती रहती है कंपनी को, हमारे और आप जैसे इंडिविजुअल को, कि भाई हमें ये ब्रिज को निर्माण करना है या सड़क बनाना है या कोई यूनिवर्सिटी बनाना है, कोई कंपनी को एस्टैब्लिश करना है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को भी क्या होती है ना, पैसे की जरूरत होती है। वो इन्वेस्टर को वो क्या करते हैं, ढूंढते हैं, राइट। तो आपके पास में अगर पैसा है तो आप यहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्ट जो करते हैं तो उसके बदले हमें क्या मिलता है, आप कहोगे इंटरेस्ट मिलता है, राइट है ना। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, देखो भाई हम तो आपको इस पर इंटरेस्ट देंगे ही, राइट। तो इसका थ्रेशोल्ड कितना है भाई 10,000। ठीक है, ये पूरे साल का लिमिट है, याद रखिएगा, है ना, पूरे साल का है। अगर 10,000 तक का है तो फिर तो टीडीएस का डिडक्शन आपका नहीं होगा। लेकिन अगर इससे आपकी जो इंटरेस्ट के रूप में कमाई है 10,000 से ज्यादा का होगा, तो जहां पर आपने पैसे को इन्वेस्ट किया है वो सामने वाला कंपनी क्या करेगा, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो 10% का टीडीएस का डिडक्शन वो कर लेगा। उसके बाद एक सेक्शन आता है 194। ये बात करता है डिविडेंड, और डिविडेंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, लाभांश। तो आपको पता है कि बहुत सारी कंपनी में हम जो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं उस पर हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट का कुछ ना कुछ हमें शेयर मिलता है, राइट है। तो प्रॉफिट का जो कंपनी आपको जो शेयर देती है तो इसका लिमिट कितना है भाई 10,000। 10,000 से ज्यादा का अगर डिविडेंड के तौर पे हमें प्रॉफिट अगर होता है तो सामने वाला जो भी कंपनी होगा वो 10% का टीडीएस आपका काट लेगा। इंटरेस्ट बाय बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, अदर देन सिक्योरिटीज। देखिए अदर देन सिक्योरिटीज, अभी जो मैंने आपको बताया सिक्योरिटीज से जो इंटरेस्ट होता है उसको छोड़ करके, ठीक है। आपको इंटरेस्ट की प्राप्ति कहां से हो रही है, आपका पैसा किसी बैंक अकाउंट में है ना। बैंक में आपका जो सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट नहीं,
आपको पता है कि इंटरेस्ट जो हमें मिलता है वो सेविंग पे मिलता है। आपके मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं, उसमें आपका ट्रक भर भर के पैसा आपका जमा है, चलिए ठीक है। उसके अलावा आपका पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट आपने ओपन करके रखा है, वहां पर आप मनी को क्या करो, सेव कर रहे हो। तो सामने वाला जो भी आपका बैंकर सब आपको क्या देगा, अरे बाबा इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट देगा ना। अच्छा, अगर आप सीनियर सिटीजन में फॉल नहीं करते हैं तो आपका लिमिट कितना है, 50,000, यानी कि 50,000 तक आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो सामने वाला जो भी आपका बैंक है वो आपका टीडीएस का डिडक्शन नहीं करेगी एज पर रूल। लेकिन जैसे ही आप लोग 50,000 से ऊपर अगर आप चले जाते हो तो सामने वाला बैंक क्या करेगा या पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, आपका 10% का टीडीएस का डिडक्शन कर लेगा। और यहाँ पे आपका दिया हुआ 1 लाख रुपया फॉर किसके लिए, सीनियर सिटीजन। अगर आपकी उम्र सीमा 60 या 60 साल से अगर ज्यादा है तो आप इस सीनियर सिटीजन में फॉल कर जाते हैं, तो वहां पर आपका 1 लाख का थ्रेशोल्ड कर दिया गया है, जो कि पहले कम था। इंटरेस्ट बाय अदर्स, और भी कहीं से अगर किसी वे से अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, किसे छोड़ करके, अदर देन ऑन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज को छोड़ करके, प्लस जो कि अभी हमने आपको बताया ये वाला जो है 194A इंटरेस्ट है बाय बैंक्स और पोस्ट ऑफिस, और सिक्योरिटी को छोड़ करके, मतलब 3 तरह का भी हमने आपको बताया ना, डिविडेंड को हटा करके, ये इंटरेस्ट की बात हो रही है। अब अगर किसी और भी वे से अगर आपको इंटरेस्ट की प्राप्ति होती है तो सामने वाला जो भी आपको इंटरेस्ट देगा, 10,000 से ज्यादा अगर पूरे साल में आपको ये फायदा होता है तो सामने वाला क्या करेगा, आपका 10% का टीडीएस से काट लेगा। या अगर आप किसी को इंटरेस्ट देते हो तो आप काटोगे। 194B ये किसके बारे में बात करता है, इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम, आपका लॉटरी है, क्रॉसवर्ड है, पजल है, गेम्स एंड अदर्स। आपको पता है कि आप जो लॉटरी वगैरह से जो विनिंग आपका जो होता है, प्लस इसके साथ साथ आपका रियलिटी शोज भी होता है, आपको मालूम है कौन बनेगा करोड़पति है, सिंगिंग कंपटीशन है, डांसिंग कंपटीशन है, कितने तरह के क्विज कॉन्टेस्ट भी है, जिसको हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी आपका पजल वगैरह है ना भाई, ये सारा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फॉल करता है, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब इसका लिमिट कितना भाई, 10,000 रुपया, ठीक है, इसका लिमिट कितना है, 10,000 रुपया। इससे अगर आपकी कमाई होती है तो जो भी कंपनी ये करा रही है, अब जैसे मान के चलो कि आप चले गए केबीसी में, कौन बनेगा करोड़पति, तो अगर आपने 1 करोड़ का अगर विनिंग प्राइस जीता है तो क्या आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। हर कोई जानता है, जो भी टैक्स थोड़ा बहुत भी जानता है उसे पता है कि टीडीएस का डिडक्शन होता है, कितना होता है भाई, 30%, समझा। सबसे ह्यूज रेट इसी चीज का है, ठीक है। 30% आपका क्या हो जाएगा, टीडीएस का डिडक्शन हो जाएगा। और लिमिट कितना छोटा है, मात्र 10,000, यानी 10,000 से ऊपर जाओगे तो सामने वाला कंपनी आपको क्या करेगा, इसमें से किसी से भी अगर आपकी कमाई हो रही है, यानी कि आप कमा रहे हो, तो सिंपल सा लॉजिक है, वो आपका 30% का टीडीएस का डिडक्शन कर लेगा। चलिए आप देखिए 194B भी, ये भी वही चीज है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब आपको इनकम कहाँ हो रहा है, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, आपने फिल्मों में देखा होगा, है ना, इस वाले घोड़े पर इतना पैसा लगाओ, इस वाले घोड़ी पर इतना पैसा लगाओ, ठीक है ना। तो वहां से जो भी कंपनी ये जो ऑर्गेनाइजर होती है, जो भी ये आपका खेल वगैरह कराती है, वहां पे लोग पैसा लगाते हैं, जिसको हम लोग सट्टा कहते हैं, है ना, सट्टा कहते हैं, जुआ बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। वहां से भी अगर आपकी कमाई होती है, उसका लिमिट कितना, बहुत छोटा फिगर है, 10,000। इसके ऊपर से जहां आपकी कमाई होगी तो सामने वाला जो भी आपका पैसा दे रहा है ट्रक में भर भर करके, वो भी आपका 30% का टीडीएस का डिडक्शन कर लेगी। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, ये इसका नेचर है। अब यहाँ पे देखिए इसका थ्रेशोल्ड क्या बोलता है, थ्रेशोल्ड बोलता है 1 बिल इज इक्वल टू 30,000। अगर एक बिल का वैल्यू 30,000 या उससे ज्यादा का है, सामने वाला अगर इंडिविजुअल है, यानी कि आप जिससे काम ले रहे हो वो इंडिविजुअल है, उससे अगर हमने काम लिया, उसका एक बिल का वैल्यू 30,000 या उससे ज्यादा का हो गया, तो हम उसका 1% के हिसाब से टीडीएस का डिडक्शन करेंगे। और अगर वो इंडिविजुअल नहीं है तो क्या होगा, अदर्स होगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर एक बिल का वैल्यू 30,000 है, ठीक, यहाँ पर तो समझ में आया, लेकिन दूसरा यहाँ पे कंडीशन आपका क्या दिया हुआ है, आपका 1 लाख रुपए ये पूरे साल का दिया हुआ, क्या
1 लाख रुपया पूरे साल का यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है। तो 1 लाख का क्या माने? अब मन में एक सवाल आपके घूम सकता है, अच्छा हम समझ गए, अगर बिल अगर छोटा यानी कि 30,000 से कम है, बिल आया 20,000 का, बिल आया 10,000 का, फिर बिल आया 20,000 का, कि तो किसी भी बिल का वैल्यू क्या 30,000 उससे ज्यादा का है? आप कहोगे नहीं है। बट यहाँ पे जो कि इसका लिमिट है वो क्या बोल रहा है? 1 लाख भी बोल रहा है और 30,000 भी बोल रहा है। तो अगर एक बिल का वैल्यू 30,000 या उससे ज्यादा का है तो वहीं पे आपको पेमेंट करने से पहले ही आपको उसका टीडीएस काट लेना। लेकिन अगर छोटे फिगर का बिल आता है 30,000 से कम का, तो फिर आपको 1 लाख का थ्रेशोल्ड दिया गया है। 1 लाख का पेमेंट अगर आप पूरे साल में करते हैं या बिल अगर आप रिसीव करते हैं विच एवर इज अर्लियर, आपको क्या करना है? 1% के हिसाब से इंडिविजुअल के लिए और 2% के हिसाब से अदर्स के लिए आपको टीडीएस का डिडक्शन करना है। अब यहाँ पे एक और मन में सवाल कि सर जी ये जो 1 लाख रुपया है, 1 लाख टच करेगा तो क्या उसके ऊपर का काटेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अब किसी का बिल वैल्यू हो गया 1,05,000 पूरे साल का, छोटा मिला करके, है ना, मार्च क्लोजिंग से पहले, तो क्या करेंगे? 5,000 के ऊपर टीडीएस काटेंगे? नहीं, टोटल पे 1,05,000 का 1% या फिर 2%। एक और है आपका, देखिए 194D, ये किसके बारे में बात करता है? नेचर। देखिए इंश्योरेंस कमीशन, क्या? इंश्योरेंस कमीशन। अब इसका लिमिट कितना है? पूरे साल का 20,000 रुपया। अगर इंडिविजुअल है तो 5% टीडीएस काटा जाएगा और अदर्स है तो भी 5% ही टीडीएस का डिडक्शन किया जाएगा। 194G, ये किसके बारे में बात करता है? कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। तो बहुत सारे जो कि लॉटरी वाले जो एजेंसी जो होते हैं वो लॉटरी को सेल करते हैं, लेकिन अप्रूवल तो सरकार देती है ना भाई साहब, ठीक है? तो सरकार तो देती है, उनको एजेंसी भी मिल गया। अब किसी एजेंट को उसने हायर कर लेंगे, भाई लॉटरी बेचो, हम आपको कमीशन देंगे, ठीक है? तो उसने लॉटरी बेच दिया, बिल तो आएगा, तो क्या करेंगे? पैसा पूरा दे देंगे? तो नहीं, इसका लिमिट सरकार ने बताया कि 20,000 से ज्यादा का अगर आप पेमेंट करते हो किसके अगेंस्ट में? कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, तो आपको क्या करना? 2% के हिसाब से टीडीएस का डिडक्शन कर लेना। अगर आप किसी आप ऐसे कंपनी में काम करते हो तो ये आपको काम आएगा। और आगे चलिए 194H, ये आपके काम का चीज है, ठीक है? ये आपके काम का चीज है, आपके कंपनी के लेवल में। ये बात करता है कमीशन और ब्रोकरेज। अगर कोई आपसे कमीशन या ब्रोकरेज के अगेंस्ट में बिल रेस करता है, क्या? किसके अगेंस्ट में? कमीशन या ब्रोकरेज के अगेंस्ट में बिल रेस करता है, तो उसका लिमिट कितना है? हाँ भाई 20,000। अगर 20,000 से ज्यादा का अगर आप पेमेंट करोगे या बिल अगर आता है छोटा जोड़ करके भी, तो पूरे साल में आपको देख लेना यही लिमिट है। बस पेमेंट करने से पहले आपको 2% का टीडीएस का डिडक्शन कर लेना है। आइए 194I, ये क्या भाई? रेंट तो दे रहे हैं, लेकिन किसका? प्लांट एंड मशीन का, ठीक है? प्लांट एंड मशीन का क्या होता है कि हम लोग दो चीज का रेंट हम लोग देते हैं। एक तो ऑफिस का रेंट देंगे, ऑफिस, ठीक है, जिसमें कंपनी हमारी चल रही है, फैक्ट्री का दे सकते हैं, गोडाउन का दे सकते हैं, ठीक है? उसका भी लिमिट सेम है 6 लाख रुपया, लेकिन रेट उसका अलग है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है रेंट, सेक्शन भी सेम है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर प्लांट एंड मशीन या फिर आपका ऑफिस का जो भी इक्विपमेंट है, कंप्यूटर वगैरह भी, आप लोग जेरोक्स मशीन भी रेंट पे आप लोग ले सकते हैं। तो उसका आप लोग क्या कीजिएगा? अरे बाबा, रेंट का आप लोग पेमेंट कीजिएगा। अब लिमिट बढ़ा दिया गया, देखिए 6 लाख रुपए पूरे साल का कर दिया गया। अगर 6 लाख को टच मत करता है, नहीं करता, तो फिर आपको टीडीएस नहीं काटना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि मंथली बोर्ड में आप लोग पेमेंट करोगे, तो 6 लाख तो अगर टच कर जाता है तो हर महीने पेमेंट करने से पहले 2% के हिसाब से आपको टीडीएस का डिडक्शन कर लेना है, ठीक है? ये बात हो रही थी प्लांट एंड मशीन के रेंट के बारे में, लेकिन एक और भी है इसके आगे, क्या है? हाँ देखो, रेंट है, सेक्शन भी सेम है, लेकिन बदल गया, लैंड और बिल्डिंग और फर्नीचर और फिटिंग्स। जैसे कि हमारा ये ऑफिस है, हमने रेंट पे ले लिया, प्लस इसमें जो फर्नीचर है ना, ये भी रेंट पे है। इसका बिल साथ में आए या अलग से आए,
दोनों को जोड़ के हम लोग देखेंगे, अच्छा पूरे साल का 6 लाख से ज्यादा का पेमेंट हो जाएगा। हुआ नहीं है, लेकिन हम तो जान रहे हैं ना कि हमारे को यहीं पे काम करना है, जॉब करना है, राइट। हमें तो पता है कि कितना पेमेंट होने जा रहा है, तो लिमिट हमने देख लिया। अब आपको क्या करना है, शुरू से ही उसका टीडीएस का डिडक्शन करना है। ऐसा नहीं कि 6 लाख पूरे का देखेंगे, सोचेंगे तब करेंगे, नहीं बाबा, ऐसा नहीं होता है ना। आपको शुरू से ही हर महीने का पेमेंट करने से पहले टीडीएस आपको उड़ा देना है। तो कितना उड़ाइएगा, 10%। देखिए इसका रेट अलग है, और इधर जो मैंने बताया इसका रेंट का 2% है। लेकिन क्या चीज का रेंट है, ध्यान रखिएगा जरा सा, है ना। ये रेंट है प्लांट एंड मशीन और जो भी आपका ऑफिस इक्विपमेंट है, ठीक है, जैसे कंप्यूटर, आपका जेरोक्स मशीन वगैरह भी हम लोग, क्योंकि हम लोग काम किए हुए हैं तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, कि रेंट केवल उसी चीज का नहीं होता। चलिए यहां तक हो गया। अब आप आइए 194 IB, जबकि ये कंपनी से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे या आपसे ये सेक्शन जुड़ा हुआ है। अब क्या है, पेमेंट ऑफ रेंट। देखो ये भी रेंट के बारे में बात कर रहा है, लेकिन किसके द्वारा, बाय इंडिविजुअल्स और HUF नॉट लाइबल फॉर टैक्स ऑडिट। यानी हमारा आप इंडिविजुअल है भाई, मान के चलो कि आप में से जो यहाँ पर अभी क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं या बाद में जो रिकॉर्डेड क्लास को देखेंगे, आप में से कोई भी एक आदमी कंपनी का डायरेक्टर है, अब वो रह रहा है 3 BHK फ्लैट में, मुंबई जैसे पॉश एरिया में, राइट। अब उसका पेमेंट वो कितना कर रहा है भाई, हर महीने का 50,000 का लिमिट है। कितना, 50,000 या उससे ज्यादा का, याद रखिए, पर मंथ। जबकि वो इंडिविजुअल है, वो टैक्स ऑडिट में फॉल नहीं करता, इंडिविजुअल है ना, वो इंडिविजुअल है, ठीक है। RTR तो फाइल कर रहा है, लेकिन प्रेजम्पटिव बेसिस पे कर रहा है, या वो सैलरीड पर्सन है, ऐसे समझो, ठीक है। तो इसे भी सरकार ने कहा है कि देखो, आप अगर ऐसे लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर रहे हो कि जिसका कि पेमेंट 50,000 है या उससे ज्यादा का है, तो तुम क्या करो, जबकि तुम इंडिविजुअल हो, तुम्हारे पास टैन नंबर तो नहीं होगा, ऑफकोर्स नहीं है भाई साहब। टीडीएस कौन काटेगा, जिसके पास टैन नंबर होगा। लेकिन मैं तो यहाँ पर इंडिविजुअल हूं, तो मेरे पास टैन नंबर तो नहीं है, फिर भी सरकार कहती है कि नहीं, आपको उसका टीडीएस का डिडक्शन करना होगा। तो देखो यहाँ पे कितना कर रहा है वो, 2%। टीडीएस काटो और काट के जमा करो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये सेक्शन है 194J। क्या है, 194J, फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका लिमिट कितना भाई, बढ़ा करके कर दिया गया 50,000, जबकि पहले इसका 30,000 रुपया था, अभी बढ़ा के दिया गया 50,000। यानी 50,000 से ज्यादा का अगर आप पेमेंट करते हो या आपके पास बिल आता है, तो बस आपको सामने वाले का, इंडिविजुअल हो या फिर अदर्स हो, 10% के हिसाब से टीडीएस को काट लेना है। अब आपको यह पहचानना होगा ना कि जो भी बिल आ रहा है वो कौन सा प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस वाला बिल है, तो पहचानो और टमटम को आगे बढ़ाइए। आइए, एक अब सेक्शन है 194N। अब आदमी क्या कर रहा था, ट्रक भर भर के कैश पैसा निकाल रहा है अपने बैंक अकाउंट से, क्योंकि आपको पता है कि कैश जब निकालता है वो उसे कहीं भी वो सेट कर सकता है, ये सभी को जानता है ना। तो गवर्नमेंट ने बोला अच्छा अभी थोड़ा सा हम लोग पेज को टाइट करते हैं। गवर्नमेंट ने बोला हाँ जी निकालो, पैसा निकालो, टेंशन नहीं, ठीक है। और उसने बोला कि अगर आप 1 करोड़ तक निकालते हो तब तो वो आपका टीडीएस नहीं काटेगी, लेकिन 1 करोड़ से जैसे ही आपका विथड्रॉवल होगा और आप ITR अगर फाइल करते हैं, क्या ITR अगर फाइल करते हैं तो आपका 2% वो जो बैंकर है, बैंक काटेगी ना, क्योंकि उसने रूल ला दिया। पैसा कहां से निकालोगे, अपने बैंक से तो काटेगा कौन, पड़ोसी तो नहीं, बैंक वाला काटेगा रे बाबा, ठीक है। तो 2% के हिसाब से आपका टीडीएस का डिडक्शन होगा, और यही सेक्शन है। लेकिन अगर आप अपना ITR फाइल नहीं करते हैं, वही सेम रहेगा 1 करोड़ से ज्यादा का, तो क्या करेगा, 5% के हिसाब से आपका टीडीएस का डिडक्शन कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि कैश का विथड्रॉवल का क्या माने, सिर्फ ATM से विथड्रॉवल तो नहीं, आप अगर ATM से पैसा निकालते हो, ठीक, ये भी कैश विथड्रॉवल हो गया। आप अगर काउंटर पे जाकर के, जो कि फॉर्म जो होता है जिससे हम लोग कहते हैं विथड्रॉवल फॉर्म, क्या कहते हैं, विथड्रॉवल फॉर्म, अगर वहां से भी अगर पैसा काउंटर पे जाके हम लोग निकालते तो भी वो आपका कैश विथड्रॉ ही कहलाएगा। अच्छा, अगर आपने किसी को चेक इशू किया, क्या किया,
चेक इशू किया, लेकिन वो बेरर चेक था। क्या था? वो बेरर चेक था, अकाउंट पे ही चेक नहीं था। वो गया, अपने आप को बताया, हाँ मेरा नाम शफी अहमद है, ठीक है, जबकि वो शफी अहमद था नहीं। ऐसे मजाक कर रहा हूं। वो काउंटर पे गया, पैसा लेके चला आया, वो बेरर चेक हो गया ना। हाँ, तो वो भी आपका इसी में ऐड हो जाएगा, समझा कि नहीं? तो इस तरह का आपका जितना भी होगा ना, सब कैश विथड्रॉवल ही कहलाएगा। तो वो लिमिट जोड़ लीजिए, सबको जोड़ करके कितना है? 1 करोड़। 1 करोड़, समझ गए ना? तो बैंक सामने वाला क्या करेगा? आपका 2% के हिसाब से टीडीएस का डिडक्शन कर लेगा। अब आइए, एक सेक्शन है 194P। 194P जो है, ये इसलिए लाया गया था कि जो स्पेसिफाई सीनियर सिटीजन है, ठीक है, सीनियर सिटीजन, उनको कहा गया है कि देखो बाबा, आपकी जो उम्र सीमा है वो 75 साल अगर उससे ज्यादा है तो फिर आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए सेक्शन को लाया गया 194P। हाँ भाई, स्पेसिफाई सीनियर सिटीजन और बैंक, यानी कि सब बताया कि कौन सा वो सीनियर सिटीजन है। देखिए, उम्र सीमा कितना है? 75 साल या उससे ज्यादा। और वो कहाँ का है? हाँ भाई, वो भारतीय है। और उसके बाद जो उसका इनकम होगा वो केवल 2 सोर्स से होगा। 2 ही जगह से उसका इनकम हो सकता है। एक तो वो पेंशनर है, याद रखिएगा, उसकी इनकम कहां से है? पेंशन से। यानी कि वो करंट अफेयर में कहीं जॉब नहीं कर रहा, रिटायर्ड पर्सन है ऐसे में, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो। हाँ, वो पेंशन भोगी कर्मचारी है। अच्छा, और प्लस उसको क्या मिलता है? बैंक से इंटरेस्ट मिलता है। बस यही 2 उसका इनकम है। एक तो पेंशन से उसकी कमाई हो रही है, और पेंशन कहाँ आता है? बैंक में आता है। घर पे आता है क्या? हर कोई जानता है। पेंशन कहाँ आता है? बैंक में आता है, ठीक है। तो बैंक वाले को ये काम दे दिया गया, अच्छा चचा मियाँ है, चचा मियाँ, इसके ऊपर ज्यादा जोर मत डालिए, ठीक है। बस आपको ये चीज बता रहा है रूल में, ये कह रही है सरकार, बैंक को कह रही है, ठीक है। एक तो खाता आप ही के अकाउंट में, प्लस इंटरेस्ट भी आप ही दे रहे हो, तो सारा डेटा बैंक के पास है कि नहीं? कहोगे हाँ है ना भाई? हाँ जी है। तो बस अब उसको क्या करना है? उसका टीडीएस काटना है, और टीडीएस काट करके रिटर्न में दिखा देना है। फिर ये जो भाई साहब हैं, ये मिस्टर, ये जो हमारे जो सीनियर सिटीजन वाले जो पर्सन हैं, उनको फिर आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनको एक काम करना होगा, एक काम करना होगा। क्या? सीनियर सिटीजन नीड्स टू फर्निश डिक्लेरेशन टू द स्पेसिफाइड बैंक विथ फॉर्म नंबर 12BBA, ठीक है। इस तरह के पर्सन को, यानी कि जो इसमें फॉल कर रहे हैं, 75 साल या उससे ज्यादा का है, उनको पेंशन से इनकम है, और प्लस जहां में उनका पेंशन का पैसा आता है, केवल वहीं से उनको बैंक इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 2 तरह का इनकम हो गया। बस उनको किसी को पकड़ के लेके जाना है, अगर वाइफ है तो बल्ले बल्ले, नहीं तो अपने नाती पोता को पकड़ के लेके जाएं बैंक में, वो अपने आप को वहां पर डिक्लेयर करेंगे। वहां पर बैंक वाला उनको एक फॉर्म देगा, हाँ चाचा ये लीजिए, फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, फॉर्म को बस फिलअप कर देना है। अब इस फॉर्म में क्या रहेगा? अरे गूगल पे देख लेना, यूट्यूब पे देख लेना, वही डिक्लेरेशन फॉर्म रहता है। वो मेरी उम्र सीमा ये है, मैं यहाँ पे काम कर रहा था, ये मेरा आधार कार्ड, ये मेरा पैन कार्ड, यही सब रहता है, और क्या रहता है, समझ गए ना? बस फिर उसके बाद बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। 194Q ये सेक्शन बात करता परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। हम लोग तो शुरू से टीडीएस पे काम करते चले आ रहे, 15, 16, 17, 18 साल से काम करते हुए चले आ रहे। पहले तो गुड्स पे टीडीएस कटता ही नहीं था, केवल सर्विस के ऊपर, लेकिन अब गुड्स पर भी आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये लिमिट है, इसका लिमिट समझिए, ये कहता है 50 लाख। कितना? 50 लाख। अगर कोई परचेजर है, ठीक है, वो 50 लाख से ज्यादा का अगर वो परचेज करता है, कितना? 50 लाख तो लिमिट है ना। मान के चलो कि उसने 55 लाख का उसने परचेज कर लिया, तो क्या 55 लाख के ऊपर वो टीडीएस काटेगा? इसका आंसर है नहीं, इसका आंसर है नहीं, ठीक है। उसके ऊपर जितना है, बस यही सेक्शन में ऐसा मामला है, उसके ऊपर में जितना जाएगा उसके ऊपर से उसका टीडीएस का डिडक्शन किया जाए, यानी 5 लाख के ऊपर, 50 लाख के ऊपर टीडीएस नहीं काटा जाना चाहिए। 194O जिसमें आता है ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब यहाँ पर ई कॉमर्स की लायबिलिटी है, अब ये सब पर अप्लाई नहीं होगा। ये जो सेक्शन है किसके लिए है? ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, ठीक है। यहाँ पर इसका लिमिट कितना दिया गया? 5 लाख, ठीक है। और यहाँ पर रेट देखो कितना छोटा सा रेट दिया गया है, 0.01
10%। अब जैसे कि मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर से जुड़ा हूं, मुझे समझिए, या आप जुड़े हुए हैं, तो पैसा कौन देता है आपको? आपको होगा ई कॉमर्स ऑपरेटर देता है ना, हाँ जी देता है। तो उसे कहा गया कि देखो बाबा, आप जिस भी डीलर को जो कमीशन काट के जो पेमेंट कर रहे हो, अगर किसी भी साल में, यानी कभी ये करंट अफेयर चल रहा, 5 लाख का अगर वो टच कर गया, कितना पेमेंट? 5 लाख को टच कर गया, जैसे किया आपको शुरू कर देना, या इस साल में कर गया था तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको क्या करना, पेमेंट करने से पहले ही उसका इतने इतने परसेंट के हिसाब से आपका टीडीएस का डिडक्शन कर लेना है। अब एक सेक्शन है जो कि इसी साल में आपका अप्लाई हुआ है, जिसका नाम है 194T, टीडीएस ऑन पेमेंट टू पार्टनर्स। अब देखिए, ये जो आपका जो अप्लाई होगा, ये जो सेक्शन है, बस दो ही नेचर की कंपनी पे अप्लाई होता है। क्या? दो ही नेचर की कंपनी पे अप्लाई होगा। एक तो आपका हो गया पार्टनरशिप फर्म और दूसरा हो गया एलएलपी फर्म। अब इसका लिमिट कितना दिया गया है? देखिए 20,000 रुपये। बताइए, को बात हुआ? पूरे साल का 20,000, पेट भरेगा क्या? 20,000 रुपया कोई पार्टनर से लेता है क्या? आपको पता है कितना लेता है। जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना पैसा वो अपना वहां से वो रिसीव करेगा, राइट है ना? तो ठीक है, तो 194T का लिमिट कितना है? पूरे साल का 20,000। लेकिन उससे ज्यादा का अगर आप अपने पार्टनर्स को पेमेंट करते हैं किसी भी हेड में, जो कि मैंने आपको बताया, पेमेंट करने से पहले ही 10% का आपको टीडीएस का डिडक्शन कर लेना है। अब आप समझ गए क्या है इनकम टैक्स का जो स्लैब है। आपको पता है कि ओल्ड रिजीम में अगर आप इस सैलरी के ऊपर टीडीएस का डिडक्शन करते हैं तो आपको पता है कि हाँ 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 लाख का 5%, 5 to 10 लाख का 20%, और 10 लाख से ऊपर है तो 30% का आपको टीडीएस का डिडक्शन करना है। वो भी किसके लिए? जो कि सीनियर सिटीजन नहीं है। लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन होगा तो 2.5 लाख की जगह आपका 3 लाख हो जाएगा, बाकी आगे का सब सेम रहेगा। इसी तरीके से अगर कोई वेरी सीनियर सिटीजन है और ओल्ड एज की बात करें जिसकी उम्र सीमा 80 या 80 साल से ज्यादा है, ठीक है, तो उसका यहाँ पे 5 लाख तक नील हो जाता है। लेकिन हाँ 5 लाख से ऊपर गया तो वह डायरेक्ट उन पर 20% अप्लाई हो जाएगा, और 10 लाख से ऊपर गया तो आपको पता है 20 भी देगा, वो 30 भी देगा। अब बाकी जो इनकम टैक्स का जो न्यू स्लैब है, ये आपको पता है कि हाँ भाई 4 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 है तो आपका 5%, 8 से 12 है तो आपका 10%। इसी तरीके से 4-4 लाख का आपका डिफरेंसेस यहाँ पे दिया हुआ है। अगर 24 लाख से अगर ऊपर जाता है तो 30% का आपको टोटल यहाँ पे टैक्स देना पड़ जाएगा, यानी कि 5 भी देना होगा, 10 भी, 15 भी, 20 भी, 25 भी और 30 भी आपको देना होगा, राइट है। और आपको पता है कि इसमें 87A का रिबेट जो है वो 12 लाख तक आपको मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है, आपको पता है, इसे 75,000 का है, ओल्ड में 50,000 का है, प्लस उसमें आपका प्रोफेशनल टैक्स का भी रिबेट है, और 80C से लेकर के 80U तक का भी रिबेट उसमें दिया हुआ है। लेकिन इसमें आपको किसी तरह का कोई रिबेट नहीं होता है एक्सेप्ट एम्प्लॉयर का पेंशन स्कीम।